discussion to discuss the renewable energy sector in Rajasthan. Seated along with me is Mr. Rahul Gupta from Race Solar, followed by Shri Sunil Balsan, President of Rajasthan Solar Association and Director of Devaka Renewable Infra Private Limited, which is a leading company working in renewable sector for the last 15 years. Alongside him is Mr. Nitin Agarwal, CEO of Rajasthan Solar Association, which is one of Rajasthan's oldest association on renewables and solar energy and one of the largest in India. So as we start this discussion, one big talking point is obviously as we are celebrating the launch of Business Standards Rajasthan edition, which is our 14th edition in English and 7th in Hindi. So we'll have a discussion in both the languages, whichever language you are comfortable with, because both the languages are part of it. So एक चीज़ जो मुझे सबसे स्ट्राइकिंग आज हिंदी अखबारों में हमने बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ा, कल भी मैंने पढ़ा था, इज़ ऑन द फैक्ट दैट राजस्थान सबसे अग्रणी स्टेट है जहाँ तक सोलर एनर्जी का कंसर्न है. और अभी जो मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने जो चीज़ बताई भी, और जो अभी आपने भी एक सवाल पूछा था, जो मैक्सिमम MOUs राजस्थान में हुए हैं इन्वेस्ट राजस्थान में, या उसमें वो जो 3 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें शायद 80% इज़ ऑन रिन्यूएबल्स एंड सोलर एनर्जी सेक्टर. To start the discussion, I think I'll come with Mr. Gupta first, or Mr. Bansal first with you, is that ऐसा ये इस सेक्टर में, राजस्थान के सोलर सेक्टर में, वो क्या USP है या वो क्या जिंग फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, जो मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स. हम स्टार्टअप्स की बात करें, यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर तो एग्रेरियन स्टेट तो रहा ही है राजस्थान शुरुआत से, तो ये क्या ये नया ट्रेंड है, ये नया क्या है जिसमें राजस्थान को इतना इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोलर एनर्जी इतना प्रॉमिसिंग बनाती है. मिस्टर बंसल एंड मिस्टर फॉलोड बाय मिस्टर गुप्ता, देन आई विल कम टू यू. Thank you, Business Standard, for organizing this very interesting panel discussion, and we welcome Business Standard in Rajasthan for its entry in the media. Definitely we found, हमें फील होगा कि एक अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा बिजनेस न्यूज़ के बारे में आने वाले टाइम में एनालिसिस के लिए. आपका जो क्वेश्चन है उसका एक सीधा जवाब तो है कि सूर्य भगवान की कृपा. ओके. हम ब्लेस्ड हैं सूर्य भगवान से, और एक हमारी पंच लाइन रही है शुरू से, राहुल जी और हम लोग इनिशियल डेज में यही चर्चा करते थे, जो हमारे लिए अभिशाप था वो हमारे लिए वरदान बन गया. ओके. कि सब लोग कहते थे राजस्थान में गर्मी बहुत है, दूर दूर तक इंसान नहीं दिखता, मिट्टी बहुत है, मतलब को बंदा ही नहीं दिखता, मतलब ज़मीनें बहुत खाली हैं यहाँ पे, और गर्मी ज़्यादा है, जैसलमेर कौन जाएगा. और वही चीज़ें आज हमारे लिए वरदान बन गई. 2 ही चीज़ें हैं जो राजस्थान को सोलर कैपिटल बना रही है, सन रेडिएशन एंड लैंड. अब मैं अपनी बात को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा कि राजस्थान को सोलर कैपिटल कहा जाता है, और सोलर का मैक्सिमम जनरेशन राजस्थान में हो रहा है. आज लगभग हम 32 गीगावाट जनरेट कर रहे हैं. कोई दूसरा स्टेट हमारे आसपास भी नहीं है. राजस्थान पूरे कंट्री का 50% नहीं करेगा तो कंट्री का टारगेट भी पूरा नहीं हो सकता. इन सारी सच्चाइयों के बावजूद भी इस अपॉर्चुनिटी को हम ढंग से हार्नेस कर पाएं और उसका हमारे कॉमन मैन के लिए फ़ायदा पहुंचा पाएं, वो अभी नहीं हुआ है. नितिन जी ने कर्नल राजू इंडस्ट्री मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछा था कि आज सूरत में 50 प्लांट लग गए मैन्युफैक्चरिंग के, राजस्थान में 2 क्यों हैं. इसके ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरी. इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती है लाइफ में. एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको राजस्थान ही लीड कर रहा है. अगर हम इस तरफ एकदम सीरियस होकर सोचने लग जाएं कि राजस्थान में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट देती है, इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग ही साइकिल में कन्वर्ट करेगी. अदरवाइज जो जनरेशन के प्लांट्स हैं उनसे हमें कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. उस यूएसपी का फ़ायदा हम तभी उठा पाएंगे जब हम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे.
अभी जैसे एक बात आई इंडस्ट्री के ऊपर कि राजस्थान में इंडस्ट्रीज कोई लगाने आता है तो उसको क्या चाहिए होता है? क्या उसको इंसेंटिव चाहिए होते हैं? इंसेंटिव्स तो पीनट्स हैं, ये आज की डिस्कशन में चर्चा में आया, डोभाल साहब ने भी ये बात कही, सर ने कही ये बात। वास्तव में ये सही बात है, हम भी कई बार कहते हैं कि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। सरकार का और ब्यूरोक्रेसी का साथ जो है ना वो मन से चाहिए। केवल इनविटेशन दे देना, प्रोग्राम कर देना, बात कर लेना कि हाँ आप आ जाओ, क्या हमने एंड टू एंड ले जाने की कोशिश करी थी क्या उस इंडस्ट्री को? ये अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के लिए, वास्तव में बड़ी अपॉर्चुनिटी कि हम इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या चेंज कर देगा। सूरत में एक प्लांट था, तब भी राजस्थान में एक प्लांट था, सूरत में 50 हो गए, हम 2 पे ही बैठे हैं। ओके। क्या बड़ा चेंज है, हम तब से कह रहे हैं सरकार को। और आज हमारी फिर यही रिक्वेस्ट है पूरे सिस्टम को, इतने लोग बैठे हैं सरकार के सामने अपनी बातें रखते हैं, अगर हम ये वास्तव में सोलर एनर्जी का बेनिफिट लाना है, एक आम आदमी तक पहुंचाता है, सोलर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अभी जैसे सुबोध जी ने बोला, पीएसपी के बारे में बात करी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी, ये जो नई चीज़ें हैं वो भी राजस्थान की रिन्यूएबल एनर्जी के बगैर नहीं चल पाएंगी। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। कई बार ये बात आती है कि सोलर एनर्जी का टाइम जल्दी चला जाएगा, फिर क्या होगा? क्योंकि उसका मेन रॉ मटेरियल तो सोलर ही है ना, सोलर है या विंड है। तो अल्टीमेटली राजस्थान की इंपॉर्टेंस इस सारे सिनेरियो में बनी रहेगी। एक जो पॉइंट और निकल के आता है इन सारी चीज़ों में, हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? एक तो हमें चाहिए कि रॉ मटेरियल मुझे उस जगह पे आसानी से मिल जाए और मुझे वहाँ की पॉलिसी स्टेबल हो और एक इकोसिस्टम मिल जाए। रॉ मटेरियल का आप देखेंगे बहुत बड़ा परसेंटेज, और कुछ इंडस्ट्रीज में तो मैक्सिमम परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है। और राजस्थान आज का जो नया पावर है वो रिन्यूएबल है। अब थर्मल का टाइम जा रहा है, अगर हमारे पास इतनी अबेंडेंट पावर अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं हर किसी की इंडस्ट्री को, हर किसी सेक्टर की इंडस्ट्री को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। अच्छी पावर, सस्ती पावर क्यों नहीं दे सकते? आज मैं सुबह सोच रहा था, सरकार अगर पूरे इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए ये कह सकती है कि हमारे पास रिन्यूएबल पावर है, क्लीन पावर है, आप यहाँ पे आइएगा और हम आपको एक ऐसे एटमॉस्फेयर देंगे जिससे आपकी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में ये कह सकती है कि हम सस्ती प्लस क्लीन पावर यूज करके इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। एक नया कंसेप्ट है। आजकल कुछ इनोवेशन का ही टाइम है, कुछ नए तरीके से चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा हमें, तभी हम लोग अपने आप को आगे लेके जाएंगे। जी राहुल जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो बंसल साहब ने बात कही कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे एक ड्रॉबैक रहा है। ज़्यादातर जो है वो आप सेटअप करके पावर जनरेट कर रहे हैं, पर उस पावर को जनरेट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो जनरली सूरत में है। तो नितिन जी ने भी क्वेश्चन पूछा, तो ये क्यों यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग पा रही हैं? जो क्यों ये रिन्यूएबल का जो बैकबोन है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, वो नहीं हो पाता है? आई थिंक एसेंशियली if I start with the previous question, कि why Rajasthan is preferred as a solar destination per se so far, a lot of credit goes to the definitely land radiation अच्छी है, land बहुत abundant है, पर एक बहुत बड़ा फैक्टर पॉलिसी भी है, डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पर पॉलिसी RREC के साथ में सिंस 2010 when I started my career, RREC Rajasthan Renewable Energy Corporation was very aggressively working that time. Fortunate enough to get good energy secretaries, good MDs. Policies were always very aggressive, and हर साल राजस्थान सोलर में नंबर 1 स्टेट रहा उस वजह से, because they could identify this opportunity for the state. Going further, fast forward 2017 के अंदर राजस्थान ने ओपन एक्सेस मैकेनिज्म अलाउ किया, जिसमें कि दे अलाउड कि इंडस्ट्रीज कैन प्रोड्यूस देयर ओन पावर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. नाउ दिस answers and this was started in Rajasthan in 2017. In other states like in Gujarat, this open access mechanism was working since 2012-2013 very aggressively. तो ओवरऑल गुजरात में इंडस्ट्रियल सिनेरियो, जिसकी वजह से क्या होता था, लोग सस्ती पावर खुद बनाते थे, रिन्यूएबल के थ्रू, विंड के थ्रू, सोलर के थ्रू, कई बार थर्मल भी लगाया लोगों ने, गैस भी लगाया, बट द पॉलिसी मैकेनिज्म अलाउड इट. तो इवेंचुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि गुजरात में वो हमसे 5 साल 7 साल पहले से
खुद की पावर प्रोड्यूस कर पा रहे थे, विच वॉज गेटिंग द पावर इन देयर पावर प्राइसेस इन देयर कंट्रोल. Rajasthan started this concept in 2017. So far, I'll give you an example. A lot of these major hotels, Hilton Hotel for example, is 100% renewable powered. A lot of these industries, big industries are renewable powered. Solar manufacturing की जब बात आती है राजस्थान के अंदर, तो solar manufacturing in Rajasthan though had been very less last, because Surat, it was flavor of Surat. Yes. But I think while we might have missed that bus, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, बैटरी स्टोरेज या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स, ये सब राजस्थान में या जयपुर के आसपास के एरियाज में, एज आई कीप लिसनिंग, विल कम क्वाइट अ लॉट. मे बी बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, वी नो दैट वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी. गोइंग फर्दर, बिकॉज पावर प्राइसेस कम हो रही है राजस्थान के अंदर, इट्स डाउन द लाइन इन 3 years फ्रॉम नाउ इट विल बी द लोएस्ट पावर, वन ऑफ द लोएस्ट पावर स्टेट्स इन द कंट्री. So essentially, and the RIPS investment scheme and all, they'll bring a lot of manufacturing in Rajasthan. Back to Rajasthan. Back to Rajasthan. नितिन जी, एक बैटरी स्टोरेज का एक इशू अभी गुप्ता जी ने बताया कि देयर इज इस चैलेंज को आप लोग कैसे ओवरकम करेंगे जो पावर स्टोरेज में है, रिन्यूएबल्स का स्टोरेज है, जो मतलब ये कैसे रिन्यूएबल पावर स्टोर करके डे टाइम पीक शॉर्टेज को मीट कर सकते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हेलो, ओम सूर्याय नमः. लगता सभी की एनर्जी डाउन हो गई है. एक बार मैं चाहूँगा सभी लोग हमारे इस देव को एक बार नमन करें जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं. ओम सूर्याय नमः. थैंक यू सर. मैं बैटरी स्टोरेज से पहले कुछ सिनेरियोज आपको बताना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बिजनेस स्टैंडर्ड कि आप लोग राजस्थान में आप लोगों ने एंटर किया, और मैं पूरा यही एक राइट टाइम है राजस्थान को अग्रणी बनाने का, और मैं होपफुल हूँ कि टुगेदर वी विल डूइंग मैनी माइलस्टोन्स. राजस्थान, जैसा कि सर ने बताया और अभी हमारा डिस्कशन हुआ, मैं थोड़े से फिगर्स के साथ आपसे बात करना चाहूँगा जिससे आप सभी लोगों को एक आउटलुक मिलेगा कि क्या राजस्थान होने जा रहा है. हमारे भारत गवर्नमेंट का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 500 GW है 2030 तक, यानी कि 5 साल की ही मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ. इस 5 साल में पूरे इंडिया का टारगेट 500 GW है, और सिर्फ राजस्थान का टारगेट 125 GW है, यानी कि पूरे इंडिया का 25% रिन्यूएबल का टारगेट राजस्थान को दिया गया है. अभी तक हम लोगों ने राजस्थान में 38 GW अचीव किया है लास्ट 20 ईयर से, यानी कि 20 ईयर से हमने 38 GW अचीव किया है, और आने वाले टाइम में हमको इससे 3 times अचीव करना है. ये 125 GW को अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लगाने के पर्पज़ से देखूं कि मैं एक प्लांट लगाना चाहता हूं, नॉट मैन्युफैक्चरिंग से उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो बड़े डेवलपर्स हैं उनसे इंक्लूड कर रहा हूं, या जितने भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं उससे अगर मैं कोरिलेट करता हूं, तो 125 GW का जो बिज़नेस है वो अपने आप में 5 लाख करोड़ का बिज़नेस है. यानी कि 5 लाख करोड़ हम अभी आने वाले 5 साल में तो अचीव करने ही करने हैं. और इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मोदी जी अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो उसको अचीव करके रहते हैं, टाइम से पहले वो अपने टारगेट अचीव करते हैं. अब एक सिनेरियो में और बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों 28 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ के MOU सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर के थे. ये 5 लाख करोड़ मैंने आपको तब बताया जब सिर्फ प्लांट लगने हैं. इसके पीछे की जो एंसिलरीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, करीब करीब एक सोलर प्लांट को लगाने के लिए 16 आइटम्स लगते हैं. उन 16 आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग हब राजस्थान को बनाना, प्लस रिन्यूएबल सेक्टर इज़ नॉट all about solar, it's about green hydrogen, it's about wind energy, it's about biomass. सभी तरीके की चीज़ें जो हैं वो रिन्यूएबल सेक्टर में आती हैं. राजस्थान का पोर्टफोलियो अगर मैं आपको प्रोजेक्शन में अगर आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर रिन्यूएबल सेक्टर का क्या प्रोजेक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में, 2035 में, 2040 में, कितना रिन्यूएबल सेक्टर किसी भी स्टेट में लग सकता है अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल सिचुएशन, जो भी सारे सिनेरियोज इंक्लूड उसमें हो जाते हैं. राजस्थान में 300 GW रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लांट हो सकती है आने वाले कमिंग ईयर्स में. तो ये अपने आप में रिन्यूएबल सेक्टर को बताता है. इसीलिए हमारे बार बार जो टॉपिक्स आते हैं, जो भी डिस्कशन का पॉइंट होता है वो रिन्यूएबल सेक्टर होता है. तो रिन्यूएबल सेक्टर अपने आप में राजस्थान को चेंज करने वाला है, ये हम सबको आज दिख रहा है. सर, बैटरी स्टोरेज का जो मेन चीज़ है, अभी मैं बैटरी स्टोरेज में भी बताना चाहूँगा. यस, एक हमारा समस्या है कि अभी हम लोगों ने प्लांट्स काफ़ी कर दिए हैं, लेकिन ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है ये
डे टाइम में जनरेट हो रही है। व्हाट अबाउट द नाइट? हमारा आज की तारीख में अगर जो देखा जाए जिस हिसाब से हमारी गर्मी बढ़ रही है तो नाइट में एसीज ज़्यादा चलते हैं, नाइट में जो डिमांड है वो ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम, बेस सिस्टम जिसे कहते हैं, उसकी ज़रूरत बहुत इमीडिएट बेसिस पे है। और इसमें भी राजस्थान अग्रणी है। पूरे इंडिया में 6000 मेगावाट के 10,000 मेगावाट का जो सैंक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिर्फ राजस्थान को हुआ है। बाकी किसी भी स्टेट में 3 या 4000 मेगावाट से भी ज़्यादा नहीं है। यानी कि इसमें भी राजस्थान अपने आप में अग्रणी होने जा रहा है। और इसमें से भी मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि 2000 मेगावाट के टेंडर ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट जो है पास कर चुकी है। तो जो हमारी आज समस्या है, नो डाउट इसको सॉल्व होने में 1 से 2 साल ज़रूर लगेंगे, लेकिन राजस्थान सही समय पे बैटरी स्टोरेज सिस्टम की तरफ भी सही कदम बढ़ा रहा है। राइट मैं एक टैरिफ का इशू बड़ा रिन्यूअल्स में और सोलर में बड़ा मतलब ज्वलंत मुद्दा रहता है हर समय कि टैरिफ फिक्सेशन जो होती है उसमें कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द पावर परचेजर और इसमें। तो इसमें कैसे राजस्थान सरकार ने या राजस्थान जिसमें मैं गुप्ता जी आपसे भी और बंसल साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि इसको कैसे क्या ये सोल्यूशन हो चुका है राजस्थान में कि टैरिफ्स जो फिक्स्ड हैं वो इंडस्ट्री के मनमाफी के, प्रोड्यूसर्स के मनमाफी के, या उसमें अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है चेंज या इम्प्रूव करने की? पावर टैरिफ की बात कर रहे हैं ना? पावर टैरिफ की बात डेफिनेटली बड़ा मुद्दा है। सरकार को ना वो डिस्कॉम का टैरिफ फिक्सेशन का तरीका है, रेगुलेटर के पास जाते हैं, वो सारे अपने ARR बोलते हैं हम उसको, एनुअल रेवेन्यू का एक पूरा बैलेंस शीट वो डिस्कॉम रेगुलेटर के सामने रखते हैं। अब उसमें क्या, जैसे अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने क्या कहा कि कानून के पीछे हम, कानून से आगे नहीं हैं। यही हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सोचना है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री को अगर यहाँ पे रोकना है या नया इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो हमें इसके परे सोचना पड़ेगा। केवल फिगर्स के बेसिस पे कुछ निकल के आता है तो वो डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो वो एक मुद्दा है, हमेशा रहेगा। हम बार बार डिमांड करते हैं कि आपको इंडस्ट्री को यहाँ पे रोकना है। और सोलर इतना अबेंडेंट अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम है। अब सरकार के सामने क्या चैलेंज है, वो सारे कंज्यूमर्स को कोलेड करके जो उनका कॉस्ट आता है वो कॉस्ट इंडस्ट्री से वसूल करने की कोशिश करती है। और अल्टीमेटली क्या, वो पूरा का पूरा साइकिल उससे डिस्टर्ब हो रहा है। आज इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी तो हमारे यहाँ ज़्यादा GST कलेक्शन होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उस परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को नहीं देखा जा रहा सही तरीके से। इसीलिए टैरिफ अभी भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि पावर जो है ना एक बड़ा रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, टेक्सटाइल के लिए, स्टील के लिए, आपके होटल इंडस्ट्री के लिए। अब अगर उनका बड़ा रॉ मटेरियल फिर भी उनको वो पावर महंगा है तो डेफिनेटली वो सोचता है इंडस्ट्रियलिस्ट कि मैं दूसरे स्टेट्स में जाऊं। इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत ज़रूरत है। सचिन जी आपका व्यू इस पे, क्या टैरिफ एक मुद्दा है? टैरिफ पावर, टैरिफ ऑन द कंज्यूमर साइड बंसल सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बट ऑन द प्रोड्यूसर साइड अर्ली 2014-15 में राजस्थान के अंदर देयर वर फ्यू डिस्प्यूट्स। यस 2017-18 तक रेगुलेटर मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुट इन सेवरल मैटर्स। ऑलमोस्ट 70 पेंडिंग डिस्प्यूट्स थे जो कि हाई कोर्ट तक गए थे। 19 में रिजॉल्व हुए मेजरली इन अ सिंगल कोटा। नाउ द प्रोसेस आर वेरी क्लियर। एज राजस्थान एज अ डेवलपर स्टेट, वाई इट इज़ वन ऑफ द नंबर 1 स्टेट्स, बिकॉज ये सर्टेनिटी बहुत क्लियर है, मच बेटर देन अदर स्टेट्स, जहाँ पर कि पॉलिसी आज रेगुलेशंस बोलती हैं कि 2030 से पहले हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, या क्या चीज़ अगले 25 साल तक वैलिड होने वाली है। या जो आज हम टैरिफ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुसुम योजना के टैरिफ्स हैं या बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के टैरिफ हैं, बड़े डेमोक्रेटिक प्रोसेस से टैरिफ अप्रूवल हो रही है। एंड वी इवेंचुअली आर सीइंग दैट द एग्रीमेंट्स आर गेटिंग ऑनर्ड। एंड आई वुड से राजस्थान इज वन ऑफ द बेस्ट। डिस्प्यूट्स हैव कम डाउन वेरी मच एंड स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया जिसपे कि आपको कंज्यूमर को पावर प्रोड्यूसर गेट्स टाइमली पेमेंट फ्रॉम द डिस्कॉम्स एंड एवरीथिंग। सो लॉट ऑफ दोज गैप्स की बिल्स टाइम पे नहीं क्लियर होते थे, राजस्थान वाज इनफेमस फॉर दैट। दैट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। देयर वाज फ्यू आर्टिकल्स आल्सो अराउंड 2 months back wherein Rajasthan had reduced its payable by almost 80%. Okay. Because of I think these factors played a very important role.
जी एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है जो रिन्यूएबल एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी को अट्रैक्ट, उसमें कुछ बदलाव आप लोग की गुंजाइश है, या आप लोग को लगता है कि जो स्ट्रक्चर है, जो इंसेंटिव सरकार दे रही है, राजस्थान सरकार, वो अप्रोप्रिएट है, या उसमें कोई और चेंजेस या कुछ और आप लोग चाहते हैं सरकार की तरफ से? सर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और आज की तारीख में अगर राजस्थान के डेवलपर्स की बात की जाए या जो भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या इंसेंटिव ही है। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि आज इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है, सारा अनाउंस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से हो रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिलेनेस है वो इसको बहुत सफ़र कर रही है। एक स्टेट है जो कि 1600 करोड़ रुपए ले जाता है एक साल में, दूसरा स्टेट है जो कि जीरो पे है, जबकि जो सेकंड स्टेट है जिसका इंसेंटिव लेवल जीरो है वो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट करके बैठा है। अब सेंट्रल तो सभी के लिए सेम है, स्टेट तो उसके लिए हर स्टेट उसके लिए इक्वल है, लेकिन इसमें कमी किसकी है? कमी है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एक स्टेट उस सब्सिडी को ले नहीं पा रहा है और दूसरा स्टेट जो है वो पूरा गेम ही सब्सिडी के ऊपर खेल रहा है। तो मेरा इसमें सिर्फ एक ही कहना है कि आज जो राजस्थान के डेवलपर्स हैं उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इससे बड़ा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। इसमें मोर ट्रांसपेरेंसी और हरीनेस एडमिनिस्ट्रेशन एरिया से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से करने की बहुत ज़रूरत है। बंसल साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि क्या टैरिफ स्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के लिए, और उसमें क्या चेंजेस सरकार को अपनी तरफ से लाना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी इशू है, टैरिफ नहीं, सॉरी, इंसेंटिव स्ट्रक्चर। इंसेंटिव वैसे हमारी इंडस्ट्री ना अब एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। सरकार भी ये समझती है बहुत ज़्यादा इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं है। इंसेंटिव क्या कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को रोकता ही है। सब्सिडी जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लाता। सरकारी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम आने से क्या डीले बहुत होता है, तो ग्रोथ उस पेस पे नहीं हो पाती है। फिर भी जहाँ जहाँ इंसेंटिव है ना उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। अभी इंसेंटिव हमारे दो चीज़ों में चल रहे हैं, तीन चीज़ों में चल रहे हैं। एक तो हमारा रेजिडेंशियल का जो इंसेंटिव है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे रखी है रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए। स्टेट्स में कुछ एक स्टेट्स ने अनाउंस कर दी है, राजस्थान ने अभी अनाउंस नहीं की। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जो एकदम छोटे कंज्यूमर्स हैं ना उनको ज़्यादा दिक्कत है। उसमें 3 किलोवाट से नीचे के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए चैलेंज है कि वो 1 लाख रुपए खर्च करने में भी उनको दिक्कत है। उसके ऊपर वाले कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरत नहीं है सब्सिडी की, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन आए और ज़्यादा से ज़्यादा PM सूर्य घर का जो टारगेट है वो पूरा किया जाए। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर पंप्स के अंदर जो सब्सिडी देती है सरकार, वो स्कीम ऑलमोस्ट ठीक चल रही है। ना एग्रीकल्चर पंप्स के लिए जो खेत में किसी को, जैसे आपका खेत है तो आपको पंप लगाना है तो उसमें सब्सिडी देती है, वो स्कीम ऑलमोस्ट ठीक चल रही है। और तीसरा जो कुसुम योजना है जिसमें क्या करते हैं, डेवलपर या कोई फार्मर प्रोजेक्ट लगाता है और गवर्नमेंट को पावर सेल करता है, उसकी सब्सिडी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कुछ एक स्टेट्स ने अपनी तरफ से भी ऐड करी है। उसमें उसका जो टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन या रिलीज होना जो सब्सिडी ना, वो एक बड़ा चैलेंज है। वो क्या मिनिस्ट्री से रिलीज होती है, वो अपना आप में, जैसे इन्होंने एक मुद्दा रखा कि एक स्टेट ने 1600 करोड़ रुपए रिलाइज करा ली वहाँ से, राजस्थान ने अभी तक 1 करोड़ भी रिलाइज नहीं करा पाए, जबकि इंस्टॉलेशन ज़्यादा राजस्थान में हुआ है। इस बात को देखने की ज़रूरत है। कई बार दो सरकारों के बीच में डेवलपर पिस जाता है। अब वो हमने तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए सरकार को, अब वो सरकार को आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा जब तक वो रिलीज कर नहीं सकती। स्टेट गवर्नमेंट उसको भेजने में किसी कारण से डिले कर पा रही है। तो ये एक चैलेंज है। उसको क्या उसका सोल्यूशन हो, अपनी तरफ से बार बार सरकार को कहते हैं कि भी आप उसको या तो डायरेक्ट दीजिएगा या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स को आप भी सामने से मांगिएगा, क्यों नहीं दे रहे हो आप, हमारे पास डेवलपर आ रहे हैं। अब ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म की जरूरत है। राइट। सचिन जी, एक और चीज़ था जो हाउस होल्ड सोलर प्रोग्राम है, जैसे बंसल साहब ने कहा कि हाउस होल्ड सोलर में अभी तक जो है इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। थोड़ा सा बिकॉज 3 किलोवाट से नीचे अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा इंस्टॉलेशन चाहिए। 1 लाख 1.25 लाख रुपए कोई खर्च नहीं करना चाहता। तो इसको
एज सोलर को अगर मुझे हाउस होल्ड मूवमेंट की तरफ अगर ले जाना है, जहाँ घर घर में ये लगता रहे, घर घर में हर अपार्टमेंट, हर 2-3 घरों में ये हो गए, उसके लिए किस तरह के सिस्टम्स और किस तरह के प्रोसेस आने चाहिए सरकार की तरफ से? सो बेसिकली सो हाउ वी लुक एट इट इज़ कि इसका शुरुआत होनी चाहिए गाँवों से। आज हम सोलर को प्लान करते हैं शहरों में, सब बहुत अवेयरनेस है, गाँवों के अंदर इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। एंड रियल सेंस में देखा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर आज गवर्नमेंट को भी सबसे ज़्यादा फायदा गाँव में लगाने में, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेज, पावर लॉसेज लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक भेजने में सबसे ज़्यादा होता है। गाँवों में बिजली 1 रुपये की है। तो एक इनफैक्ट कुछ दिन पहले एक ड्राफ्ट भी आया था कि गाँवों में 1-1 किलोवाट के सिस्टम लगेंगे और उसके अंदर कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी से आएगा, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी से आएगा। तो जिस घर ने वो 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया है उसी को फ्री वाली बिजली जो है, जो पहले 100 यूनिट फ्री है, उसको दी जाएगी। ऑल्दो ये फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाई है। आज की तारीख में हमारे यहाँ पर पहले 100 यूनिट्स फ्री होते हैं। सो दे वर ट्राइंग कि उसी घर को वो सब्सिडी दी जाए जिसने सोलर लगाया है अपने ऊपर, और उसको सोलर लगाने के लिए पैसा नहीं लगेगा। ऐसी बहुत रिवोल्यूशनरी स्कीम्स अगर आएंगी तो गाँव में घर घर में सोलर लगेगा। सेकेंडली, जो गाँवों में पंचायत ऑफिस होते हैं या जो चौपाल बैठती है, उनको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर के बेनिफिट्स के बारे में। आज हर गांव में एक बैंक की ब्रांच खुल चुकी है। उस बैंक की ब्रांच के पास में ऊपर से मैंडेट आया हुआ है कि आप इसको सोलर के लिए लोन डिसबर्स कर सकते हैं। बट जो बैंक की ब्रांच है उसका पेपर वर्क, मैनुअल प्रोसेस इतना बड़ा है कि, और कोलेटरल फ्री लोन डिक्लेयर करे हैं गवर्नमेंट ने 3 किलोवाट से नीचे, काफ़ी कुछ किया है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर, बट उसकी इन्फॉर्मेशन लास्ट में लोगों के पास नहीं पहुँच पाती है। तो अगर चौपाल लेवल पे या पंचायत लेवल पे लोगों को एजुकेट किया जाए। थर्डली, गवर्नमेंट ने अभी जैसे फ्लैट ओनर्स हैं या अपार्टमेंट ओनर्स हैं, एक वर्चुअल नेट मीटरिंग स्कीम निकाली है राजस्थान के अंदर, विच इज़ अनदर वेरी गुड स्टेप। तो अगर वर्चुअल नेट मीटरिंग को अगर ये थोड़ा प्रॉपरली लॉन्च कर दें, विच इज़ ऑल्सो इन ड्राफ्ट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। प्रॉब्लम है सब कुछ ड्राफ्ट स्टेज पर चल रहा है। अगर ये सब आ जाए तो दिस थिंग्स जो आप बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम के समाधान ही है, मतलब संभावना है और समाधान वाला जो। नितिन जी, आपका क्या व्यू है अगर इसको हम और सोलर को हाउस होल्ड लेवल तक ले जाने के लिए, मतलब जहाँ ये कि मास मूवमेंट जैसा बन जाए, जहाँ कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी सोलर, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को या इंडस्ट्री को या सबको मिल के? सर, मेरा व्यू थोड़ा इसमें अलग है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है फ्रीबीज को बंद करना। आज की तारीख में रूफटॉप सोलर सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में लग रहा है, और वहाँ लग रहा है जिनके घरों में 2-2, 3-3 एसी होते हैं, ज़्यादा कंजप्शन है। ग्रामीण अंचल में पीएम सूर्यघर स्कीम जो हमारी मोदी जी की इतनी प्रेस्टिजियस एक स्कीम है, वो लगभग 3 से 4% है। उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम जितने भी ग्रामीण एरिया में जो मकान हैं उनका बिजली का बिल 0 है। अभी हम लोगों ने 1 साल पहले जैसे ही राजस्थान की नई गवर्नमेंट बनी थी, गवर्नमेंट बनते ही 3 महीने के अंदर सीएम ने हमसे एक रिपोर्ट मांगी थी। हमने उनको एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि राजस्थान में करीब बिजली के कनेक्शन 1 करोड़ 10 लाख बिजली के कनेक्शन है, उसमें से 80 लाख घरों के बिजली के बिल 0 है। अब आप बताइए, जहाँ पे मोर देन 75% घरों के बिजली के बिल 0 होंगे, वहाँ पे ऐसी स्कीम कहाँ काम करेगी? तो सबसे पहले फ्री बीज को कम करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भी दिया था जिसमें पूरी एक रिपोर्ट बना के हमने उनको दी कि अगर आप फ्री बीज को बंद कर देते हैं तो कितना पैसा डिस्कॉम का बचेगा, और वो जितना पैसा डिस्कॉम का बच रहा था उससे कहीं कम एक्सपेंस में हमारा पूरा सोलर का हमने कुछ सब्सिडी बनाने का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया था कि सेंट्रल की जो सब्सिडी है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एक सब्सिडी बढ़ा दे, और उसका जो खर्चा आ रहा था वो हमारी फ्री बीज में जो अभी पैसा डिस्कॉम्स का खर्च हो रहा है उससे कहीं कम था। तो जब तक हम लोग इन एक बोल्ड डिसीजन को नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी। ग्रामीण अंचल तक हमें रिन्यूएबल सेक्टर को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम कंप्लीट ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। राइट। बंदल साहब, एक और सवाल जो मंत्री जी ने कहा कि ऑब्वियसली आप सोलर से जुड़े हुए हैं, लेकिन अदर सोलर के अलावे कौन से ऐसे रिन्यूअल में सेक्टर देखते हैं जहां आप राजस्थान में अदर देन सोलर अपॉर्चुनिटी देखते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन आपने एक बात कही, ईवी दाता साहब ने कही कि ईवी एक सेक्टर बन सकता है। सोलर के अलावा आप और कौन से सेक्टर में देखते हैं रिन्यूअल्स में जहां पर राजस्थान में अपॉर्चुनिटी है? बायोमास, मतलब बायोमास बेसिकली एग्रीकल्चर वेस्ट से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वो भी राजस्थान में एग्रीकल्चर वेस्ट काफ़ी अवेलेबल है। और ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी बड़ा स्कोप लेके आ रहा है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन उतना किक ऑफ नहीं किया कंट्री में,
बहुत जल्दी देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन आने के बाद लगता है एक रिवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि अभी जो हमारी क्रूड पे जो डिपेंडेंसी है वो शायद ग्रीन हाइड्रोजन ही उसको दूर करेगा। गैस और क्रूड की रिप्लेसमेंट सही मायने में हमारा जो व्हीकल है, पूरा का पूरा व्हीकल सेगमेंट है, वो अभी भी क्या है, ईवी उतना ज़्यादा पूरे के पूरे सिस्टम को कैप्चर करने में असमर्थ हो रहा है बिकॉज ऑफ लोगों को लगता है यार मैं 300 किलोमीटर चला गया, उसके बाद अगर फिर चार्ज करना है तो मुझे पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, मेरा कितना टाइम खराब होगा। लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल घूमने के लिए तो अभी भी ईवी लोग प्रेफर करने लग गए हैं। जैसे ही उनको लगता है मुझे बाहर जाना है, मेरा बाहर ट्रैवल ज़्यादा है, तो ईवी में वो चैलेंज है, उसको शायद ग्रीन हाइड्रोजन बहुत अच्छे से दूर करेगा। अभी कोस्ट का इशू है थोड़ा, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में वहाँ पे अभी सेंसिटिविटी ज़्यादा है एनवायरनमेंट के प्रति, तो ज़्यादा वो चीज़ें हो रही है। टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट प्रूवन सी हो गई है ग्रीन हाइड्रोजन की। और ग्रीन हाइड्रोजन अगेन मैंने कहा ग्रीन हाइड्रोजन का मेन रॉ मटेरियल राजस्थान में मिलने वाला है। अभी क्या हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्लांट लग रहे हैं वो ज़्यादातर पोर्ट के पास लग रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का कंजम्पशन अभी इंडिया में कम है, उनको सबको एक्सपोर्ट करना है उसको। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। अब क्या ये थोड़ा सा फोरसाइटनेस की जरूरत है कि क्या चीज़ है जो बाहर जा रही है, उसको कैसे हम राजस्थान में रख सकते हैं। हम क्या एक से एक 2 बनाने की कोशिश करते हैं कई बार, वो गड़बड़ है। 1 से 1 11 बनाना है। अगर राजस्थान में वो इंडस्ट्री रहेगी, हम बात करते हैं, आज हमारे पीएम साहब हमेशा कहते हैं कि आप स्वदेश का, देश का मटेरियल ही खरीदो, चाहे हमें कितना भी महंगा मिलता हो। वही बात हम राजस्थान के ऊपर लागू करते हैं कि एक बार अगर गवर्नमेंट का कुछ इन्वेस्टमेंट हो भी गया किसी सेक्टर में, तो आप देखें आने वाले 10 साल में वो कितने टाइम्स होके वापस आने वाला है। बिल्कुल, इस तरह की नजरिए की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल से फोरसाइटेडनेस जो है वो लास्ट वर्ड होता है अगर किसी भी पॉलिसी में या किसी भी सरकार के लिए, कि आप दूरदर्शी रहें और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है आपको उसको आने से पहले टैप कर पाए, तभी आपका सेक्टर आगे बढ़ेगा। राजस्थान रिन्यूअल्स में या सोलर में बहुत अच्छा है, अग्रणी प्रदेश है, लेकिन उसको अग्रणी बने रहने के लिए फोरसाइटेड पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। आई थिंक विद दिस हम लोग इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन वी कैन टेक 1 or 2। सर एक आधा क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ जरूर सर, पब्लिक से इंटरेक्शन ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल। Check. Sir, as we had asked a question from minister साहब से पूछा था एक क्वेश्चन कि जो MOUs होते हैं उसके ऊपर, और राजस्थान में भी सोलर पे काफ़ी MOUs हुए हैं। पिछली सरकार में जो MOUs हुए थे उनमें से क्रियान्वित किसी का न हुआ। आपने कहा कि गुजरात के पास कितने, हमारे पास कितने प्लांट। सर, बाजार में बिजनेस की तरह इन MOUs को परोसा जा रहा था, कोई ग्राहक मिल जाए जिसने MOU किया वो उसको आगे बेच दे, ठीक है सर। अब बात करते हैं इंसेंटिव की भी। हम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मोबाइल टावर्स को सोलर करते हैं। जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं उसने 20,000 मोबाइल टावर्स को सोलर किया। उसकी जो ग्रीन फंड जिसे हम बोलते हैं वो आज तक नहीं आया। आपने कहा सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है आम ग्राहक को। सर, मारवाड़ियों का प्रदेश है राजस्थान, यहाँ आदमी है ना, देने से पहले कुछ लेने की सोचता है। छत पे लगाएगा, जगह ख़राब करेगा तो क्या मिल रहा है वो सोचता है। इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है। और सर, प्रॉब्लम वहीं पर है, अभी जो अपन बात कर रहे हैं सारी सोलर की, ये सब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह हम देखते हैं इसको। पर ग्रास रूट लेवल पे मैं बता दूं, ना सेकी ना इरिडा किसी कस्टमर के लिए, कॉर्पोरेट के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? सत्यता यही है। ये आप ईमानदारी से आप जवाब दीजिए। और इंसेंटिव की बात सर ने जो उठाई थी बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस सेक्टर के लिए। ना पॉलिसी चल रही है, ना कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। सर, वी हैव डन 20,000 मोर देन। BSNL का सबसे बड़ा टेंडर आया था सर, क्योंकि देखिए जनरेटर, मोदी जी क्या बोले थे, 2040 तक इसको एमिशन फ्री करना है। ठीक है सर, जवाब भी सुन लेते हैं। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हिज आंसर। सर, इंसेंटिव के बारे में मेरा ये कहना है, आपका जो मोबाइल टावर को डीजल से सोलर में कन्वर्ट करने के लिए जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिए वो जरूरी था। वो एक तरह से वायबिलिटी गैप फंडिंग है। पता है कि आपको डीजल की जो कॉस्ट आ रही थी उस पर्टिकुलर पावर को जनरेशन देने के लिए, इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, और वर्सेज सोलर की जनरेशन, अगर उसमें एक गैप है तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको एक पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज वो होगा नहीं काम।
वहाँ पे उस तरह के इंसेंटिव की वन टाइम या एक या दो बार ज़रूरत है। सोलर में सब्सिडी, रेजिडेंशियल पे सब्सिडी पिछले 15 साल से चल रही है। आज सोलर के प्लांट की वायबिलिटी मेरे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ से बहुत कम है, वहाँ पे नहीं ज़रूरत है। हो सकता है हमारे कुछ भाई लोगों को लगे ये बात, मैं एक ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये बात बोलता हूँ। हमने एमएनआरई में भी ये बार बार बात रखी है। सब्सिडी से क्या होता है, जो अच्छा काम करना चाहता है ना वो काम नहीं कर पाता। उसके सामने क्या समस्या आती है कि एक सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन में रिलीज होने में 6 महीने लग गए। वो कहता है मैं 1 महीने में 60 प्लांट लगा सकता हूं, सब्सिडी मेरी एक प्लांट की 6 महीने में आती है, मैं काम कैसे करूं? आपका जो मुद्दा है कि आपका ग्रीन फंड नहीं आया, वो अगेन हमारी सरकारों का सब्सिडी को रिलीज करने का जो प्रोसेस है ना, वो ऐसा फील होता है जैसे कोई हमें वो एहसान के रूप में दे रहे हैं। वो गलत सोच है, वो उसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, उसी कोस्ट का पार्ट है। वो इसको सोच को बदलने की जरूरत है। एक चीज़ ऐड हाँ, मैं सोच ही रहा था आपके पास आऊँ। हाँ, मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा कि आपको सब्सिडी मिल रही है ना टाइम पे? नहीं, मैं बंसल सर की बात को कंटिन्यू करूंगा कि डिस्प्यूट्स क्यों कम हुए। हमें पहले सोलर पावर महंगी खरीदी थी सरकार, दैट वाज अ सब्सिडी और दैट वाज अ इंसेंटिव, यस, दैट वाज अ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब से सोलर पावर सस्ती हुई नॉर्मल ग्रिड पावर से, तब से हमारे डिस्प्यूट्स भी खत्म हो गए। तो जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स ऑनर नहीं होते थे, सो एसेंशियली हमें हमारे बिजनेस को लाइन तो वहीं करना पड़ेगा कि अब सब्सिडी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली अपने आप में सिक्योर्ड है। ओके, बाकी तो सब्सिडी कभी आई नहीं है, मतलब दिखती नहीं है सब्सिडियाँ पेपर पे दिख रह जाती है, और निकालने के लिए देयर इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी जो चल रही होती है सभी लोगों के साथ। दैट्स अ गुड वर्ड जर्नी। आई थिंक एनी मोर क्वेश्चंस, वी कैन जस्ट I have a question. So if you can introduce yourself. My name is Amit Thusu. I belong to the solar industry itself. तो मेरा सवाल पूरे मन से है। सब्सिडी को मैं थोड़े से अलग तरीके से देखता हूँ। जो सब्सिडी हमारे को सरकार देती है, दैट इज़ मेनली फॉर द DCR कंटेंट, कि आप डोमेस्टिक कंटेंट यूज़ कीजिए तो वो होगा। तो मेरे हिसाब से सरकार घुमा फिरा के वो पैसा मैन्युफैक्चरर को दे रही है, डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता, एंड वो घुमा के दिया जा रहा है। तो जो आपने अभी कहा कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर बेचारा कहाँ जाएगा? इस पे मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा? बिकॉज मैन्युफैक्चरर जो है, सबसे ज्यादा फर्क इस सब्सिडी के ना होने का मैन्युफैक्चरर पे पड़ेगा। अगर हम 70,000 करोड़ की सब्सिडी की बात कर रहे हैं एक साल में, वो सारा का सारा पैसा मैन्युफैक्चरर के पास गया है, और खासकर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर के पास। इन्वर्टर पे सब्सिडी नहीं है, सिर्फ DCR पैनल पे है। अगर आप DCR पैनल लगाते हैं तब आपके घर का सोलर सिस्टम सब्सिडी के अंडर आता है। नॉर्मल पैनल पे आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाइए, उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? क्योंकि इफ सब्सिडी गोज अवे, मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो सफर्स। आपने बहुत ही बड़ा सीरियस और हंगामेदार क्वेश्चन कर लिया है, जो हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग होंगे उनको जरूर आइडिया होगा ये बात। अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सब्सिडी हमारी एफिशिएंसी को कमज़ोर करेगी या वर्ल्ड ग्लोबल कंपटीशन के पास जाना चाहिए? क्या हमें रोके ग्लोबल कंपटीशन से सब्सिडी? ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या हमारी प्राइस ग्लोबल से डबल हो जाए सब्सिडी के कारण? आज यही हो रहा है। सोलर पैनल इंडिया में जो इंडियन सेल के साथ बन रहे हैं, जिसको DCR बोलते हैं, अमित जी को पता है, सबको पता है जो हमारे साथ हैं, डबल रेट है। क्या ये लॉजिकल है? कौन इस बात को चाहेगा एज ए कंज्यूमर? अल्टीमेटली टैक्स पेयर की जेब से ही तो पैसा जा रहा है। वो थोड़ा बहुत हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। बाकी इसके अंदर एक चीज और जोड़ूंगा, हमने PLI भी दे दी उनको। PLI इसीलिए दी गई थी, वो बेसिकली वायबिलिटी गैप फंडिंग था कि आप अपने इंडियन प्रोडक्ट को बना रहे हो, आप इस सेक्टर में एंटर कर रहे हो, आपको ग्लोबल गायंट से कॉम्पीट करना है, तो आपको हम कुछ ऑलरेडी PLI देते हैं, वो भी एक सब्सिडी का ही रूप है। उसके बावजूद भी आप अगर 13 रुपए के मॉड्यूल को 26 रुपए में बेचोगे, क्या ये सही है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और कई बार तो ये लगता है बड़ा स्कैम है ये। राइट।
आई थिंक बंसल साहब की इसी वर्ड से, बिकॉज आई थिंक वी कैन, अगली बार पूरा सेशन हम सोलर पे ही रखेंगे सर। मुझे लगता है ये मुद्दा बहुत बड़ा है, एंड गिवन दैट सोलर इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है रिन्यूएबल का। धन्यवाद आप सचिन जी, बंसल साहब और नितिन जी, आपका, आप तीनों का इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।